गुड मॉर्निंग बच्चों। जुड़ जाइए सब जल्दी जल्दी। क्लास करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज होगा वर्कशॉप 17, है ना। इसमें विभिन्न क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, है ना। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में बिहार से जुड़ा हुआ पूछता है, इसलिए हम लोग बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन पर भी विशेष फोकस करते हैं। क्योंकि बीपीएससी का हम लोग विशेष रूप से इस पर फोकस कर रहे हैं कि कई सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं और वो बीपीएससी इस बार देंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार का क्वेश्चन भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन वर्कशॉप में डाला जाए, है ना। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1929। क्या होगा? 1929। यानी सब इसका आंसर हो जाएगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। ठीक है। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। मार्च 1928 ईस्वी को उन्होंने पटना, यानी कि बिहटा, पटना से सटा हुआ बिहटा में किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की थी। कहाँ की थी? बिहटा में। पटना से सटा हुआ बिहटा है, वहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 1929 में, है ना। कहाँ? सोनपुर में। और इसी क्रम में 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, जिसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जितेंद्र सर भी लगता है कुछ कुछ चर्चा किए हैं आपको इन चीजों पर। तो 1936 में 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और यह इतना लोकप्रिय था, यह संगठन इतना बहुत जल्दी इतना लोकप्रिय हो गया कि कहा जाता है कि 1936 ईस्वी के लास्ट तक लगभग 80,000 इसके सदस्य हो गए थे, है ना। और जो 1938 ईस्वी तक बढ़कर लगभग 2.5 लाख के करीब पहुंच गए थे। एक बड़ी उपलब्धि थी, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ 2-4 बात हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो यह था कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका जो गठन है 1929 ईस्वी में किया गया था, है ना। मार्च 1928 ईस्वी में बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। फिर हम लोगों ने देखा कि 1929 में, नवंबर 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, सोनपुर में, है ना। और 1 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, है ना, भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत, है ना। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं, 2 बातें और इसमें समझते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नामक 2 पृथक राज्य बनाए गए। ठीक है, ये तो क्लियर है कि 1936 में 1 अप्रैल 1936 को कौन बना? 2 राज्य टूट करके अलग हुए, बिहार और उड़ीसा। लेकिन उससे पहले 1912 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा जो है वो बंगाल से टूटकर अलग हुआ था। उसमें बिहार और उड़ीसा एक थे और बंगाल अलग था। जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने चर्चा किया था कि
बिहार को अलग ये करने के लिए ये क्या नाम था इनका, सच्चिदानंद बाबू ने बहुत लंबी संघर्ष की, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने मिलकर बिहार को एक अलग राज्य बनाने की मांग की। कारण यह था कि बिहार को उपेक्षित रखा जाता था, बंगाल वही सारी की सारी चीज बंगाल में ही थे, तो इन लोगों को लगता था कि हम लोग उपेक्षित हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बंगाल से अलग होने के लिए उन्होंने एक व्यापक पैमाने पर आंदोलन शुरू किया और उसी का परिणाम था कि 1912 में 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा एक साथ और पश्चिम बंगाल एक साथ उसको अलग कर दिया गया। बाद में चल करके फिर 1936 में यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को फिर अलग राज्य बनाया गया और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया। ये चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी का मतलब दरअसल यह इसमें 2-3 अलग अलग जुड़े हुए हैं, क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जैसे कि उड़ीसा, सॉरी नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो यह जो है मुख्य रूप से त्रिवेणी नहर का पहले आंसर लिख लीजिए कि इसका आंसर होगा गंडक नदी। यानी कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो पहले आंसर हो जाएगा गंडक नदी। दरअसल ये भारत सरकार का परियोजना है जो नेपाल और बिहार को संयुक्त रूप से ये करता है, लेकिन इसका कुछ कुछ जो फायदा है वह उत्तर प्रदेश को ही मिलता है, ठीक है। 1959 में एक समझौते के आधार पर इसका ये किया गया था और इस बांध का जो आधा भाग है वह नेपाल में है और आधा भाग बिहार में, ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत 2 नहरें निकाली गई हैं। एक है पूर्वी त्रिवेणी नहर जिसे तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है पश्चिमी त्रिवेणी नहर जिसे सारण नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। यानी त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर निर्मित है। और ये इसके 2 विंग हैं, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर जो तिरहुत नहर के नाम से, और दूसरा पश्चिमी त्रिवेणी नहर जो सारण नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस पर बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, लगभग 15-15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र दोनों पर स्थापित किया गया है, और लेकिन विद्युत का जो पूरा लाभ है वह नेपाल को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण स्थान कहाँ है? महापरिनिर्वाण से मतलब क्या समझते हैं आप? महापरिनिर्वाण मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति, यानी उनकी मोक्ष की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभदेव आदिनाथ थे, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। 2-3 बात इससे जुड़ा हुआ जानिएगा जैन धर्म से। सबसे पहला कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर, उसके जो अलग अलग तीर्थंकर हुए है ना, तो सबसे जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और उसके बाद तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, ठीक है। 3 बातें। पहला तीर्थंकर जो थे कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यानी कि जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर हुए, तो सबसे अंतिम तीर्थंकर ये थे। और इनका जो जन्म है वह वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वह 468 ईस्वी यानी कि 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था, जो नालंदा बिहार शरीफ के बगल में, ठीक है। जैन धर्म जो है
मुख्य रूप से इसका त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया, जिसे तीन जौहर के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें इन लोगों ने जो ये किया था कि सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास। ठीक है। बौद्ध धर्म, जब जैन धर्म की बात करते हैं तो इसका बहुत जैन संगीति भी जो हुआ उसको भी आप लोग जान जाइए। दो महत्वपूर्ण जैन धर्म से जुड़े हुए संगीति हुए, जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 संगीति आप लोग पढ़ते हैं, इसमें 2 संगीति हुए। प्रथम संगीति जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में संपन्न हुआ था। और द्वितीय जो संगीति है वह वल्लभी की अध्यक्षता में देव धर्मी क्षमा श्रवण में हुआ था। देव धर्मी क्षमा श्रवण में हुआ था। तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ 2-3-4 जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने जाना वह यह था कि सबसे पहले जो प्रश्न है इसका आंसर, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण स्थान कहाँ, यानी कि उनका जो निधन है कहाँ हुआ था, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सबसे पहला आंसर हो जाएगा पावापुरी में। अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग जानेंगे जैन धर्म से पहला तीर्थंकर कौन थे। तो पहला तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव थे। भगवान महावीर के जस्ट पहले वाला तीर्थंकर को आप जान जाइए। तो जस्ट इनके पहले जो तीर्थंकर थे तो 23वां तीर्थंकर, यानी कि ये 24वां तीर्थंकर थे महावीर, ये भगवान महावीर। तो इनके जस्ट पहले वाले जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इनका निधन कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने उम्र में हुआ था? 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत जो 3 त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो त्रिरत्न सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, इसे त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म दरअसल अनिश्वरवादी था, ये भी जान जाइए। यह भगवान में विश्वास नहीं करता था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आत्मा में विश्वास करता था। ठीक है। और इससे जुड़े हुए यानी जैन धर्म के 2 संगीति हुए। प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। पहला पाटलिपुत्रा, पहला पाटलिपुत्रा। ठीक है। कौन थे अध्यक्षता कौन किया था? स्थूलभद्र। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब ये 2 भाग में बटा था, स्थूलभद्र यहाँ रह गए थे और भद्रबाहु वहां चले गए थे, दक्षिण की तरफ चले गए थे। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा जो था द्वितीय संगीति वो वल्लभी की अध्यक्षता में देवधर्मी क्षमा श्रवण में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ठीक है। तो स्वामी सहजानंद जो थे उन्होंने एक हुंकार नाम की पत्रिका प्रकाशित की थी, यानी कि हुंकार नाम की पत्रिका निकालते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक महान ये किसान नेता थे, है ना। और इनके बारे में काफी कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। और महासचिव कौन थे? महासचिव एनजी रंगा थे। महासचिव कौन? एनजी रंगा। और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो कर्म क्षेत्र है वह बिहार ही ज्यादा था। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को उन्होंने, चूंकि यह जो क्षेत्र था किसान का ज्यादा यहाँ पर ये था, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए। और ये इन्होंने बड़े पैमाने पर यहीं पर ही अपना शुरुआत की थी किसान आंदोलन की। तो इसीलिए बीपीएससी में आप देखेंगे कि हर एक साल लगभग एक क्वेश्चन स्वामी सहजानंद सरस्वती से पूछता है। इसलिए इसे अलग अलग रूप में हम आपको याद कराते हैं, समझाते हैं, इसके बारे में कुछ न कुछ बताते रहते हैं ताकि ये क्वेश्चन मिस न करे किसान आंदोलन से जुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल।
कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है। अनुशीलन समिति, जिसे कि आप लोग जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी जो विभिन्न क्रांतिकारी जो नेता थे, या जिसे उग्रवादी दल कहा जाता था, तो इन लोगों ने जो विभिन्न विभिन्न गुप्त क्रांतिकारी संगठन इन लोगों ने जो स्थापित किया था, उसी में से एक अनुशीलन समिति भी था। ठीक है। और अनुशीलन समिति सबसे पहले यानी कि 1902 में जतीन्द्र नाथ बनर्जी तथा वरिंद्र घोष द्वारा की गई थी। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन किया था? 1902 में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसका विस्तार किया विभिन्न जगहों पर। तो 1908 में उन्होंने बनारस में तथा 1913 में पटना में उन्होंने शाखाएं खोली थी। ठीक है, क्लियर है? यानी कि अनुशीलन समिति एक क्या था? क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना किसने किया था? जतीन्द्र नाथ बनर्जी। यानी कि 1902 में कब किया गया था? 1902 में कौन किया था? जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। ठीक है, किसने किया अनुशीलन समिति का गठन? जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष ने किया। ठीक है। और देश के अन्य हिस्सों में इसका विस्तार करने का श्रेय सचिंद्र नाथ सन्याल को जाता है। और इसी क्रम में उन्होंने 2 जगहों पर जो इसका विस्तार उन्होंने किया, तो 1908 में उन्होंने बनारस में इसकी शाखा खोली और 1913 में उन्होंने पटना में इसकी स्थापना की थी, इसकी शाखा खोली थी। ठीक है, तो समझ गए अनुशीलन समिति। नेक्स्ट 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 में, है ना, किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर क्या होगा? शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। ठीक है। इसका जो मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा है, उसी के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इससे जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति बिहार के थे। सबसे पहला जो इसके परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो भी बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उससे पहले अस्थायी सदस्य जो चुने गए वो भी बिहार के ही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसे पहले आंसर नोट करिए आप लोग। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, है ना। यानी कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है। फिर है 11 दिसंबर, जस्ट यानी कि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि शुरू में अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, और संविधान के सदस्यों में कहा जाता है कि कुल बिहार के लगभग 36 सदस्य थे। बिहार के कितने सदस्य थे? 36 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। सभी 36 सदस्य बिहार के थे संविधान सभा में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, कृष्ण वल्लभ साहब, विवेकानंद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे के सारे लोग इसके मेंबर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक आप लोगों ने देख लिया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल,
जैसे आप लोग जानते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत देश भर में चुनाव हुए, उसी में बिहार में भी चुनाव हुआ था, है ना। और जब बिहार में चुनाव हुआ तो यहाँ कुल 152 सीटों पर चुनाव हुआ था, यानी 152 सीट का यहाँ पर ये था, विधानसभा था, जिसमें 98 सीट पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। कितना? 98 सीट पर। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग थे, यानी कि 20 सीट पर विजय प्राप्त किया था मुस्लिम लीग ने। यानी कि इसको कौन बनना था, किसकी सरकार बननी थी? कांग्रेस की सरकार बननी थी यहाँ पर। और श्री कृष्ण सिंह जो थे वह कांग्रेस के नेता थे। यानी कि पहला जो यहाँ पर बनना चाहिए था, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो पहला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए था? बिहार का बनना चाहिए था श्री कृष्ण सिंह को। लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता को लेकर के सरकार से विभेद रहा श्री कृष्ण सिंह का, इसलिए इन्होंने उसमें अपनी सरकार का गठन नहीं किया। और ऐसे में एक कार्यकारी सरकार का यहाँ पर गठन किया गया, जो इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में मार्च 1937 में यहाँ सरकार का गठन किया गया, ठीक है। और लेकिन स्वाभाविक है कि बिल्कुल अल्पमत की सरकार थी, तो ऐसे में यह जल्दी ये हो गया। और जब कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच जब सहमति बना, तब जाकर के 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में या उनके नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस सरकार गठित की गई, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई दो चार बात आप लोगों ने जाना। सबसे पहला ये कि 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद यूनुस को जाता है। मोहम्मद यूनुस यानी कि बिहार के, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। और यहाँ पर कुल जो चुनाव लड़े गए थे, यानी कि कितना सीट था? तो 152 सीट थे, जिसमें से 98 सीट पर जो विजय था किसने प्राप्त किया था? कांग्रेस ने प्राप्त किया था। दूसरे नंबर पर कौन था? मुस्लिम लीग था। और इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस थे। और इसका जो पहली सरकार बनी थी तो मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में बनी। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में ये फिर गठन किया गया, यहाँ पर सरकार का नेतृत्व कांग्रेस सरकार का गठन हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, ठीक है। तो इसमें आप लोग कई सारी चीजें जानते होंगे घास के मैदान को लेकर के, है ना। इसमें सबसे पहले आप लोग दो चार चीज ये कर लीजिए, है ना। पहले मध्य अक्षांशीय घास का मैदान जो यहाँ पर है, पंपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो घास के मैदान से जुड़ा हुआ दो चार पांच बात आप लोग जान जाइए कि जो घास का मैदान है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के, सवाना घास का मैदान, ठीक है। तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान है उसे सवाना घास का मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो विस्तार है पूर्वी अफ्रीका, खास करके केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील आदि इस क्षेत्रों में है, ठीक है। इसी प्रकार से पंपास, जो दक्षिण अमेरिका का जो मध्य अक्षांशीय घास का जो मैदान है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के नाम से जाना जाता है ना। तो यह इसका जो विस्तार है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील आदि इसमें मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेपीज अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों में ये है, तो इसका जो विस्तार है वह पश्चिमी रूस, मध्य एशिया यानी कि यूरेशिया वाले हिस्से में है, ठीक है। और ब्राजील का जो घास का मैदान है उसे कैंपास के नाम से जाना जाता है, कैंपास के नाम से, ठीक है। तो दो चार बात इसमें से आप लोगों ने जाना कि सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, पंपास का जो मैदान है वह क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। फिर स्टेपीज जो है वह पश्चिमी रूस और मध्य एशिया यानी ठंडे प्रदेशों में
जो घास का मैदान है वो है। और ब्राजील में जो है वह कैंपास के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का जो घास का मैदान है वह कैंपास के नाम से ये है। ठीक है, तो ये सारी इसमें चीजें महत्वपूर्ण रूप से थी। इसमें अगर और डिटेल्स आप जाना एक एक करके आप नोट करना चाहेंगे तो सवाना आप लिख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। स्टेपी पश्चिमी रूस यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है। कैंपास ब्राजीलियन जो उच्च भूमि का जो मैदान है। लानोज जो वेनेजुएला का जो घास का मैदान है उसे हम लानोज कहते हैं। अमेजन बेसिन उसे हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसे हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है उसे हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसे हम प्रेरी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हंगरी का जो घास का मैदान है उसे हम पुस्ताज के नाम से जानते हैं। और ब्राजील का जो घास का मैदान है हम कंपोज के नाम से जानते हैं या कंपास के नाम से जानते हैं। जब भारत की बात आएगी, भारत में विभिन्न घास के मैदान है, तो उसमें आप जान जाइए जो कश्मीर वाला हिस्सा है तो उसमें जो मुलायम मुलायम घास के जो मैदान चारों तरफ बिखरे फैले हुए दूर दूर तक, उसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उसी के नाम पर इसे पड़ा है गुलमर्ग, जिसे वो एरिया जो है वहाँ पर मुलायम मुलायम जब बर्फ पिघलता है तो मुलायम मुलायम सॉफ्ट घास उगाते हैं वहाँ पर, और वो पूरा एरिया जो है वह गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से आप सोनमर्ग, जब कारगिल वाला एरिया में श्रीनगर से हम लोग कारगिल की तरफ जाते हैं तब रास्ता में फिर मिलता है सोनमर्ग। सोनमर्ग भी वह घास का मैदान है, यानी कि वहाँ जो घास का मैदान है वो मर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है तो वहाँ पर जो घास के मैदान है, मुलायम घास के मैदान, जहाँ पर ठंड के दिनों में बर्फ आच्छादित हो जाते हैं और बर्फ जब पिघलते हैं तो मुलायम घास के मैदान उगाते हैं, तो वह उसे बुग्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घास का मैदान जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में इस बारे में बताएंगे, कहीं उतना पूरा विस्तार जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी चीज़ें कुछ कुछ सही तौर पर अभी देखते चलना हम। चलिए नेक्स्ट है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जी। दक्षिण अमेरिका देख लिया आप लोगों ने। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में है? विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में है? तो सबसे ज्यादा जो लवणता है वह मिलता है वह वान तुर्की लेक। वान तुर्की लेक में विश्व का, दुनिया का सबसे ज्यादा लवणता अगर कहीं पर मिलता है तो वान तुर्की लेक है। ठीक है, यहाँ पर 330 प्रति हजार। लवणता को हम लोग कैसे ये करते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग जान जाइए, दो चार बातें यहाँ पर। लवणता का जो हम इंडिकेट करते हैं वह प्रति हजार में करते हैं, ऐसे इस तरह से करते हैं। जैसे अगर पूरे समुद्र का हम लवणता अगर हम देखें तो एवरेज लवणता पूरी दुनिया में कितना है? 35 प्रति हजार है। 35 प्रति हजार, यानी कि 1000 लीटर, हम लोग परसेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं परसेंट, यानी कि 100 में 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 5 भाग, यानी 100 रुपया है तो 100 का 5 रुपया हो गया 5%। लेकिन 5 प्रति हजार ऐसे करके एक बिंदु और यहाँ पर दे देगा तो इसका मतलब हुआ कि 1000 में 5 रुपया। ठीक है, तो पूरे समुद्र की जो लवणता है, समुद्र का एवरेज जो लवणता मिलता है वह 35 प्रति हजार है, यानी कि 1000 लीटर में 35 लीटर क्या है? लवण है। ठीक है, तो वान तुर्की लेक जो है उसकी लवणता 330 प्रति हजार है। आप समझिए कि कितना वहां पर भयानक स्थिति होगी, वहां पर कोई आदमी डूब ही नहीं सकता है ना। उसका कितना है? 330 प्रति हजार, यानी कि 1000 लीटर में 330 लीटर क्या है? वह साल्ट है, नमक है वहां पे। ठीक है, और इसके अलावा जो मृत सागर है वहां पर भी 238 प्रति हजार है, जो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये सारी इसमें बातें थी, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा लवणता किस झील में मिलता है? तो तुर्की का वान लेक झील में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? ठीक है, तो अलकनंदा एवं भागीरथी
का जो संगम है वह देव प्रयाग में होता है और वहां पर मिल करके यह क्या बनता है, वह गंगा का वहां पर से उद्गम होता है। यानी कि गंगा जो है अकेले नहीं, वह दो नदियों के मिलने से बनता है। तो कभी पूरा नदी प्रणाली आपको बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे गंगा निकलती है और एक एक करके रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विभिन्न नदियां आकर के मिलती जाती है और वह धीरे धीरे करके गंगा फिर जा करके हरिद्वार के पास वह धरातल पर उतरती है। तो इसके भी बताने लगेंगे तो फिर वो क्लास ये लंबा खींच जाएगा, इसलिए उस पर हम कभी नेक्स्ट क्लास कभी जब हम स्पेशल नदी पर करेंगे तो उस पर बहुत बढ़िया से आपको एक एक करके क्रम बाय क्रम करके आपको बताएंगे। ठीक है, बहरहाल आप यहाँ पर ये नोट कर ले कि जो गंगा नदी है वह उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट से गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है और यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब वहां से निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तो किस नाम से, भागीरथी। यानी कि कहा जाता है कि भगीरथ के प्रयास से गंगा स्वर्ग से उतरी थी, इसीलिए इसे भागीरथी नाम रखा गया था। और यानी जो मुख, गंगा का जो मुख ये है तो गंगोत्री से शुरू होता है और भागीरथी नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके अलकनंदा देव प्रयाग में आकर के मिल जाती है। तो एक तरफ से अलकनंदा आती है और दूसरी तरफ से भागीरथी, और दोनों जहां पर मिलती है वह देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा का जो उद्गम है वह सतोपंथ हिमानी में है। यानी कि अलकनंदा कहाँ से निकली, बाहुबली में भी तो सर बोला गया। और गंगोत्री ये भागीरथी कहाँ से निकली, वह गंगोत्री से निकली। गंगोत्री से निकल करके, गंगोत्री हिमानी से निकल करके भागीरथी और सतोपंथ हिमानी से निकल करके अलकनंदा दोनों आती है और देवप्रयाग में दोनों मिलती है और देवप्रयाग में मिल करके फिर दोनों गंगा के नाम से जानी जाती है। वो फिर आगे बढ़ती हुई बीच में विलुप्त हो जाती है, फिर जाकर के वह धरातल पर हरिद्वार के पास आकर के वह मिलती है। तो एक एक करके सारी नदियां उसमें एक एक करके जोड़ती जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तेल नदी। तो इसमें आंसर जो होगा कि तेल नदी महानदी का सहायक नदी है। किसका, महानदी। महानदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि महानदी पर हीराकुड बांध बनाया गया है या उड़ीसा मुख्य रूप से ये बहती है ना। तो महानदी सबसे लंबा जो बांध बनाया गया है दुनिया का, हीराकुड बांध, वह इसी महानदी पर है और तेल नदी इसी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जैसे हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 का जो प्रस्तावना विशेष रूप से किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया। कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को। उसमें कहा गया ना 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित और समर्पित करते हैं। आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा, है ना। तो इसीलिए जो 26 नवंबर है उसे हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 26 नवंबर का उल्लेख प्रस्तावना में विशेष रूप से किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया था, है ना, और लागू किया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत सरकार के कौन से अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ विचार बात है, संविधान के जो अनुच्छेद 76 यानी 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई। अटॉर्नी जनरल का मतलब महान्यायवादी, तो महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है ना। और भारत के किसी भी क्षेत्र में, है ना, वह क्या करता है, अदालत की सुनवाई महान्यायवादी कर सकता है, वो अधिकार रखता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वह दोनों संसद में वह भाग ले सकता है। ठीक है, और जब
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें मताधिकार नहीं कर सकता है ये, लेकिन भाग लेने का वो इसका अधिकार होता है। तो ये सारी चीजें थी इसमें। नेक्स्ट है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ठीक है, तो कैसा बहुमत चाहिए, तो है साधारण बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत से राज्य ये किए जाते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ये सब संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी एक सामान्य बहुमत के द्वारा इसे हम, क्या हो गया, ठीक है, तो साधारण बहुमत से ये किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्लियर है। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। समाजवादी, तो यह 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि यह कब किया गया था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। 3 शब्द कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए।